नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दमदार समाचार लगातार में आपका स्वागत है। खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में नार्को टेरर के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर इन लोगों के पास से हेरोइन के 11 पैकेट, हथियार और कारतूस के साथ साथ कैश भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि 12 लोगों को गिरफ्तार कर नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। इन लोगों के पास से 10 ग्रेनेड, 4 पिस्टल और काफी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास हेरोइन के 11 पैकेट, 21.5 लाख कैश बरामद किया गया है और इसके साथ 1 लाख रुपए का एक चेक भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक ट्रक, एक वर्ना कार और एक स्कूटी भी सीज की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से कई अहम राज और आतंकी साजिशों का भेद खुल सकता है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा और इसमें कुछ कड़ियां अभी और बाकी हैं, तो हमारी उम्मीद है कि आगे चल के जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है तो हम कुछ और इसमें उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि हमारे पास इसमें कुछ लिंक्स हैं जो बाहर, यूटी के बाहर भी कुछ लोगों की तरफ पॉइंट करते हैं, तो इसमें जैसे जैसे हमें लीड्स मिलती हैं वैसे वैसे हम आगे चलेंगे। देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी कि हमारे पास कुछ जो लोग हैं वो एक नार्को टेरर मॉड्यूल चला रहे हैं और इसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने एक जो हम कहते हैं जॉइंट MVCP, जॉइंट मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट लगाया। इसमें जो हमको कुल मिला के अभी तक कामयाबी मिली है, हम सक्सेसफुल हुए कि हमने पहले वहाँ पे जो है 3 बंदे पकड़े और उनसे कुछ सामान और कुछ ड्रग्स रिकवर किया और फिर इसी कड़ी में जैसे जैसे उनके साथ इंटरोगेशन हुई और उनके साथ वार्तालाप हुई, बात हुई, उस कड़ियों में जो जैसे जैसे हम आगे भी नाके लगाते गए और आगे भी हमने उनके लिए ट्रैप्स वगैरह लगाए और कुल मिला के अभी तक जो है हमने। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और यह मुलाकात किस वजह से हुई है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले उनकी आने वाली भूमिका पर चर्चा संभव है। जितिन ने बीजेपी में अपनी भूमिका को लेकर काफी कुछ कहा है। वे कह रहे हैं कि बीजेपी में आकर मुझे अपना योगदान देने का मौका मिल रहा है और आप खुद ही देख सकते हैं कि जब से मैं बीजेपी में आया हूं लोग समर्थन कर रहे हैं, यह जनसैलाब इसकी निशानी है। जितिन अब कांग्रेस पार्टी को लेकर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उनकी नजरों में यह देश सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के नेतृत्व में ही सफल हो सकता है। याद है कि कुछ दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का अवसर भी मिला और आज पहली बार अपने गृह प्रदेश आने का ये अवसर है, तो मुख्यमंत्री जी से मैंने आशीर्वाद भी लिया और आगे की जो जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं वो कैसे जन जन तक पहुंचेंगी और कैसे पार्टी का संगठन मजबूत होगा ताकि हम देश और प्रदेश की सेवा और मजबूती से कर सकें, इस पर चर्चा। सर, अपने स्टेट है अभी, इसमें तमाम लोग आपको बीजेपी में आके किस तरीके से क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ा, क्योंकि पहले से आपसे कई लोग जुड़े थे, अभी तरीके से नहीं, भारी उत्साह। लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में लोजपा गुट के राष्ट्रीय, राज्य कार्यकारिणी और विभिन्न प्रकोष्ठों के समितियों को भंग करते हुए अपने चारों सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और वीणा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रिंस राजचंदन सिंह को राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो पुरानी कमेटी थी, राष्ट्रीय हो, प्रदेश हो या जितने भी प्रकोष्ठ हैं, सभी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। नई छोटी सी कमेटी तत्काल कार्य करने के लिए बनाई गई है। 8 लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई गई है। जो पुरानी कमेटी थी, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय हो या प्रदेश कमेटी हो या जितना भी प्रकोष्ठ है, सभी को आज के तारीख में सभी कमेटी प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है और नई कमेटी तत्काल, छोटी सी कमेटी हमारी है, तत्काल काम करने के लिए छोटा सा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची में दे रहा हूं। अब जो रेस्ट बचेगा वो यथाशीघ्र 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद हम पूरी कमेटी पूरे देश का बना कर देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का नाम निम्नलिखित है:
चौधरी महबूब अली केसर जो हमारे के सांसद भी हैं और सदन में उपनेता भी हैं। दूसरी हैं श्रीमती बीना देवी सांसद, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। चौधरी महबूब अली केसर जी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्रीमती सुनीता शर्मा एक्स से मिले हैं, बिहार की हैं, अति पिछड़ी जाति से आती हैं सुनीता शर्मा नागर, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्री चंदन सिंह जो पार्लियामेंट में चीफ व्हिप हैं बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को पहली बैठक बुलाई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न कमेटियों व शाखाओं के प्रमुख और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस मीटिंग में पार्टी के पूर्व विधायकों को भी बुलाया गया। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही वाम मोर्चा के साथ गठबंधन के भविष्य पर भी विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस और वाम मोर्चा ने साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों एक सीट भी नहीं जीत पाए थे। इसके लिए वाम मोर्चा में शामिल माकपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की जिम्मेदार ठहराया था। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के साथ माकपा गठबंधन जारी रखने के पक्ष में नहीं है, हालांकि इसे कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अगर किसी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया तो वो है कांग्रेस पार्टी। बंगाल चुनाव में बीजेपी के ध्रुवीकरण के कारण ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा है। बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने, आपको सुनवाते हैं। बंगाल के जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन खासकर ये महसूस किया था कि मोदी जैसे और बीजेपी जैसे सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए अगर कोई कामगर होगी तो वो टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी। इसीलिए ममता बनर्जी अच्छी है बुरी ये बात नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी को वोट देने से सांप्रदायिक ताकत बीजेपी हारेगी। इसी में बंगाल के जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन अपना निर्णय सत्तारूढ़ टीएमसी को भारी बहुमत से दोबारा आने का मौका मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हानि हुई, सबसे ज़्यादा बीजेपी की सांप्रदायिक सियासत के लिए अगर किसी की नुकसान हुई, किसी की हानि हुई, किसी की खमियाजा भुगतने पड़ी, उसका नाम बीजेपी पार्टी बंगाल में सबसे ज़्यादा अगर किसी के हानि किए हैं, किसी की क्षति किए हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी। बीजेपी पार्टी ममता बनर्जी के साथ लड़ने के लिए सारे हिंदुस्तान की उनकी पीएम मोदी घाटी के सभी राजनीतिक दलों के साथ इसी महीने के अंत में एक अहम बैठक करने वाले हैं। यह बैठक केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने की घोषणा के बाद से इस तरह की पहली कवायद होगी। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरी इत्तला है, अभी तक कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बातचीत एक ज़रूरी चीज़ और लाजिम चीज़ है। और कोई भी बातचीत जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के और जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए होगी, उसका हम खैर मकदम करते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। जैसे ही ये आमंत्रण आएगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने शिवसेना को लेकर कहा है कि लोग कहते थे कि शिवसेना सिर्फ मुंबई तक रहेगी, लेकिन अब शिवसेना 55 साल की हो गई है और महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शिवसेना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एक छोटी सी संगठन के रूप में शिवसेना को बनाया था। यहाँ की लोकल जो मराठी लोग हैं उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था, वो अन्याय का निवारण करने की तब लोग कहते थे कि ये शिवसेना तो मुंबई के आगे नहीं जाएगी। मुंबई महानगर पालिका
यही शिवसेना की सीमा रेखा है। लोग तो ये भी कहते थे उस वक्त कि शिवसेना 5-6 महीने में बंद हो जाएगी, लेकिन शिवसेना आज 55 साल की हो गई। मुंबई नहीं तो महाराष्ट्र की सीमा लांघकर देश में दिल्ली तक पहुंच। उधर जिला कांग्रेस कार्यालय फिरोजाबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी की उपस्थिति में ही कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। इस मौके पर गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। इसके बाद राष्ट्रीय सचिव के सामने ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रशांत तिवारी ने तो जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी पर पार्टी में विघटन कराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करने के संगीन आरोप तक लगा दिए। दरअसल पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान हुआ, जहां प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मीटिंग में पहुंचे थे और इसमें यह जानना था कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से कोरोना काल में जनता की सेवा की। लेकिन हुआ इसके उलट ही। कांग्रेसियों ने यहां कोरोना पर तो क्या बात की, बल्कि इसके विपरीत एक दूसरे पर ही मोर्चा खोल दिया। आज के दिन हमारी प्रियंका गांधी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने अपनी टीम के रोहित चौधरी जो राष्ट्रीय सचिव है हमारी कांग्रेस पार्टी में, वह समीक्षा बैठक में आए थे और कांग्रेस पार्टी फिरोजाबाद जिले में कैसे मजबूत हो और कैसे क्या क्या गलतियां होती हैं हमसे, जिनको सुधारा जाए। तो ये इस विचार में मीटिंग थी। तो मीटिंग में जब मैं पहुंचा तो वहां देखा कि कुछ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर वोट मांगते हैं, भाजपा के लिए खुलकर वोट मांगते हैं, 2017 के चुनाव में उन्होंने प्रत्याशियों के लिए खुलकर जनसभाएं करी हैं, ऐसे लोग वो समीक्षा मीटिंग में उसका नेतृत्व कर रहे थे। उस मीटिंग का उस मीटिंग में मैंने उनकी सच्चाई उजागर कर दी कि ये लोग तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और आज हमारी कांग्रेस पार्टी में समीक्षा मीटिंग में हमको ही हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि कैसे मजबूत होगी। जो मैंने सत्यता उजागर कर दी। जो हमारे जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी जी, उनको ये बात नागवार गुजरी क्योंकि उनकी पोल खुली आ रही थी। उन पर कांग्रेस कार्यकर्ता तो है नहीं, वो दूसरे दलों के नेताओं को हाईजैक करके अपनी मीटिंग में भीड़ बढ़ाते हैं। ये राष्ट्रीय सचिव जी को मैंने उनके सामने बात रख दी तो इनको अच्छा थोड़ा। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी विधायक जॉन कुमार के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में जमकर हंगामा किया। यही नहीं, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई और समर्थक इस बात से नाराज थे कि उनके नेता को कैबिनेट में कोई पद नहीं दिया गया। और इस पर खुद विधायक जॉन कुमार की प्रतिक्रिया सुनिए आप। Before 3 months, you became a minister. Party leader told, so that I am happy. Suddenly yesterday, my name is changed, so I came to Delhi. My supporters in office and little problem. That's all. Are you planning to meet some senior BJP leaders? Yeah, yesterday night I met the leader Krishna Reddy ji. Today met Santosh ji. He told no problem. 1 or 2 years you wait. Definitely you will become a minister. Don't worry. Okay, I agree. No problem. Did any from the government promise you that you will become a minister earlier? No, that's wrong news. उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने लोनी के एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से जुड़े सांप्रदायिक वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उम्मेद पहलवान इदरीसी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इदरीसी ने जो वीडियो वायरल किया था उसमें बुजुर्ग ने कुछ युवकों द्वारा अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगाया था। गाजियाबाद के एसएसपी ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने उम्मेद पहलवान को दिल्ली के लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है और बताया गया है कि उसे गाजियाबाद लाकर पूछताछ की जाएगी। इसके लिए पुलिस कोर्ट से उसकी रिमांड भी मांग कर सकती है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस के द्वारा एनजेपी हॉस्पिटल के दिल्ली के पास से उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के बाद एक्यूज को लेकर के गाजियाबाद लाया जा रहा है और गाजियाबाद में फिर इस विस्तार से पूछताछ होनी है। हमारे क्वेश्चनरी है और उस पूछताछ में जो भी फैक्ट्स निकल करके आएंगे उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
तो लाने के बाद कोर्ट में पेश करके आप लोग पहले ये मांगेंगे उसको कि मिले पूछताछ करने के लिए? ये अगर हमें लगता है कि अभी पूछताछ और की जानी है, कुछ और नए तथ्य आने हैं, तो फिर हम माननीय न्यायालय के समक्ष हम पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये आईओ डिसाइड करेंगे। अभी एक बार यहाँ आकर के प्रारंभिक पूछताछ हो जाए, फिर हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो आगे भी कुछ आपने क्वेश्चन जो क्योंकि मुख्य आरोपी है, जांच पड़ताल में बात हुई होगी, पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई, उन लोगों ने बताया होगा। ये अब तक कुल मिलाकर के मारपीट वाले प्रकरण में 10 और बंगाल में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। कोलकाता की कई सड़कें जलमग्न हैं, वहीं सूबे के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हुगली समेत तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां का जलस्तर बढ़ गया है। दक्षिण 24 परगना जिले में कई जगहों पर तटबंधों के टूटने का खतरा है। हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश को लेकर बंगाल की गंगा तटवर्ती जिलों में सतर्कता जारी कर दी गई है। राज्य प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है और हालात पर नजर रख रहा है। सूबे के तटीय इलाकों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए निम्न दबाव का हाथ पकड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून सूबे के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है। उधर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शनिवार को शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और इस मौके पर परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बरसात के मौसम से पहले शहर के सभी नाले और नालियों को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो और बल्लभगढ़ में बरसात का पानी ज्यादा समय तक न ठहर सके। इस मौके पर परिवहन मंत्री के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। 1 जुलाई से मानसून आने वाली है और सारा हमारे नाले का काम चला हुआ है और हम चाहते हैं मानसून से पहले नाले की सफाई हो जाए और जो काम जहां अधूरा पड़ा वो कंप्लीट हो जाए और पूरा नाला जो शहर की है बल्लभगढ़ की लाइफ लाइन है। और इस नाले में क्या है कि जो कहीं गोबर है, कहीं कबाड़ा है, भरे हुए हैं और लोगों से मैंने ये भी कहा है भाई नाले को आप सेफ रखिए। अगर नाला सेफ है तो कॉलोनियाँ सेफ है। अगर नाला इस तरह से गंद डालते रहे, नाले की सफाई नहीं हो पाई, नाला भर जाएगा, शहर की तमाम कॉलोनी भर जाएंगी। मैंने अपने निगम के सभी अधिकारी और दूसरे विभाग के वो भी अधिकारी साथ लेकर पूरे नाले की सफाई और जो काम जहाँ इनकम्प्लीट है उनको पूरा करें और जहाँ पर फुटपाथ कीजिए उसको भी भरने का काम करें और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले। केंद्र के 3 कृषि बिलों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों का प्रमुख चेहरा और किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा है कि किसानों ने देश की राजधानी को पिछले 7 महीनों से घेर रखा है। भारत सरकार को शर्म नहीं आती, हम कहां बैठे हैं, हमारा कोई घर है वहां। टिकैत ने कहा कि सरकार ये गलतफहमी में दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस चला जाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने टिकरी बॉर्डर की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे हत्या नहीं कहा जा सकता है। एक बयान उसने सरपंच को दिया कि तेल गिराकर आग लगाई। दूसरा मरने वाले के ही बयान है, उसमें कहा कि मेरा घर से झगड़ा हो रहा था और मैं खुद पेट्रोल लाया। उसके पेट्रोल लाने की फुटेज भी मौजूद है और इसकी जांच की जाए। आरोप है कि टिकरी बॉर्डर पर 4 लोगों ने कथित तौर पर एक व्यक्ति पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी और उसकी मौत हो गई। कंडीशन लगा के बात करें और फैसला तो ये होगा और बात कर लो। क्या हमारे से होना चाह रहे उस पर इस टाइम पर कर लेंगे। अभी क्या को ज्यादा टाइम हो गया, अभी तो 7 ही तो महीने हुए आंदोलन को, ज्यादा टाइम तो हो नहीं। अभी बिना कंडीशन के बात करेंगे। जो पुराने गांव की कहावत नहीं कि पंचायत का फैसला मानूंगा लेकिन दीवार पीछे नहीं हटाने का, तो इनका तो काम ये है भाई, कह रहे कि कर लो, कानून वापसी नहीं होने के बात जरूर कर लो, तो फिर कहीं होती है। उसके बयान है, एक बयान उसने वहां सरपंच को दिया, उसमें वे पूछ रहे हैं उससे कि भाई किसने वो करा। उन्होंने कहा जी सफेद कपड़े वाले थे, उन्होंने तेल गिरा के आग लगाई। दूसरे उसी के बयान है मरने वाले की, उसमें एक कहा कि मेरा घर से झगड़ा हो रहा था और मैं खुद पेट्रोल लाया और उसकी फुटेज भी वहां से पेट्रोल जाने की है और अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया और मैंने खुद आग लगाई। तो आंदोलनकारियों पर तो आरोप भाई, जब सरकार, जब वहां का मुख्यमंत्री एसएचओ का
देश की राजधानी को किसानों ने पिछले 7 महीने से घेर रखा। भारत सरकार को शर्म नहीं आती? तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के निमंत्रण पर किसान मजदूर संघर्ष समिति अमलोह के नेतृत्व में एक बड़ा काफिला कृषि कानूनों को निरस्त करवाने के लिए हल्का अमलोह से दिल्ली की ओर रवाना हुआ। इस जत्थे में किसान संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारी और राजनीतिक दल के नेताओं के अलावा हल्का अमलोह से अकाली दल के मुख्य सेवादार गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना भी साथियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। अमलोह से रवाना होने से पहले सभी ने एक आवाज में अपील करते हुए कहा कि मोदी सरकार के काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली के संघर्ष में सभी को शामिल होना चाहिए। आज बड़ी खुशी है संयुक्त मोर्चे की अगवाई के विच जिन्नियां भी वफा जथेबंदियां ने उन्होंने सारे मैंबर ते सारे अहुदेदार साडे नाल जा रहे हैं। सानूं यही खुशी है ते हुण जिहड़ा मोर्चा असीं हर हालत विच जित के मुड़ांगे। अज असीं अमलोह तो जिहड़ी अमलोह किसान संघर्ष कमेटी है ਇਹਦੇ तहत एक बहुत बड़ा काफिला दूर संघर्ष कमेटी अमलोह ਵੱਲੋਂ इस सदे के उपर जो दिल्ली विखे काले कानूनों के खिलाफ मोर्चे लगे हुए हैं बड़े, उन्हां दे विच अपना हिस्सा पाउण लई योगदान पाउण वास्ते कमेटी के वल्लों सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म होया इत्थे पहुंच रहे हैं। सारी पार्टीबाजी तो उठ के ये किसानी मोर्चे के विच डट के पहरा दे रहे हैं। सो मैं अपने वल्लों अमलोह दी संगतां दा धन्नवाद करना चाहुंदा ते खास करके ये अपील करना चाहुंदा कि सारिਆਂ ਨੂੰ किसान मजदूर व्यापारी नूं दिल्ली पहुंचना चाहिए ते जो काले कानून जो रद्द होने ने कराने ने अपने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना ਬਣਦਾ योगदान पाना चाहिए, क्योंकि इकल्ला किसानी का मुद्दा नहीं समूचा। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार लगातार किसानों की आय वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन जिले में मूलभूत सुविधाएं ही किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि चंदौली जिला मुख्यालय पर स्थित नवीन मंडी का जो आलम है वह सारी कहानी बयां करता है। 17 जून को लगभग 12 घंटे की मूसलाधार बारिश के कारण चारों तरफ जल जमाव हो गया। अब नवीन मंडी चंदौली में जल जमाव और दुर्व्यवस्था के शिकार किसान हो रहे हैं। भारी बारिश के कारण जहां जल जमाव हो गया, वहीं बड़ी संख्या में किसानों की सब्जियां भी बर्बाद हो गईं, जिन्हें अपनी सब्जियां खुले में फेंकनी पड़ी। अपना नाम और परिचय बताएं। विकास कुमार गुप्ता, ग्रामचारी पोस्ट चिड़िंगा। यहाँ पे इस समय मंडी समिति में आप हैं, कल का बारिश हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में क्या, यहाँ की व्यवस्था कुछ रोड और पानी का जमा हो जा रहा है, जिसके कारण दिक्कतें हैं आने जाने में व्यापारियों को भी और किसान को। तो सरकार द्वारा किसानों को इतनी व्यवस्था दी जा रही है, व्यापारियों को यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सब्जी भीगा हुआ है, तो सब बीच में खा जा रहे हैं और क्या हो रहा है, तब व्यवस्था मिल नहीं रही है। मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, जब मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। अपना नाम और परिचय बताएं। गंगाराम केशवपुर। इस समय मंडी समिति में आप है, यहाँ पे बारिश कल की हुई है और देख रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, इस विषय में क्या करना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ जल जमा हो जा रहा है, उसको थोड़ा सी निकासी हो जाना चाहिए। मंडी में जितना कीचड़ वगैरह साफ सुथरा हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर गुजरात से मुंबई की दिशा में जा रहे एक तेल टैंकर के अचानक पलट जाने से वो लीक हो गया। तेल से भरे इस टैंकर के पलट जाने से फैले तेल के कारण गाड़ियों के मौके पर रोक लिया गया और जब हालात काबू में आए तो पुलिस ने कई घंटों के बाद यातायात फिर से शुरू करवा दिया। मुंबई से सटे पालघर जिले के चारोटी नाके पे आज खाने के तेल का एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद यहाँ की आवाजाही रुक गई, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही थी वो तेल की उसमें फिसल रही थी और उसी को लेके यहाँ पे लोगों में हड़कंप भी मच गया और कुछ लोग बाल्टी और ड्रम लेके आ गए और खाने का इस तेल को लेके जाने का प्रयास करने लगे। लेकिन तेल इतनी तेजी से लीकेज हो रहा था कि वहाँ पे तेल पूरी सड़क पे बुरी तरह से फैल गया था। पुलिस प्रशासन ने वहाँ की यातायात को रोक दिया और क्योंकि मुंबई की ओर से गुजरात की ओर जाने वाली जो गाड़ियाँ थी वही सिर्फ चल रही थी, बाकी गुजरात से मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से रोक दिया गया। यहाँ पे स्थानीय लोगों ने आके उस मदद करने का प्रयास किया, लेकिन तेल की चिकनाहट की वजह से वो इस काम करने में नाकाम से दिख रहे थे। स्थानिक प्रशासन और पुलिस ने आके वहाँ पे जब तेल का टैंकर सीधा किया और उसके बाद में जो रोड पे तेल फैला हुआ था उस पर मिट्टी डालकर उसको बंद किया और इसी के बाद वहाँ पे यातायात शुरू हुआ। देर तक ये काम चलता रहा और यहाँ पे लोगों ने भी उसमें मदद करने का काफ़ी प्रयास किया और कुछ लोगों ने मदद भी की। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, चारोटी, पालघर। वित्त मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स के उन दावों को खारिज कर दिया जिससे कहा गया था कि साल 2020 में स्विस बैंकों में भारतीय का काला धन बढ़कर 2,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि रिपोर्ट किए गए आंकड़े
बैंकों की ओर से स्विस नेशनल बैंक को बताए गए आधिकारिक आंकड़े हैं और वे स्विट्जरलैंड में भारतीयों की तरफ से रखे गए कथित काले धन की मात्रा का संकेत नहीं देते हैं। दरअसल 18 जून को मीडिया में कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं और जिसमें कहा गया है कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा साल 2020 के अंत तक बढ़कर 2700 करोड़ रुपए हो गए हैं। यूपी के पलवल में हरियाणा पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी पर महिला के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि साल 2011 में वो एक झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी, जहां पर उसका संपर्क पुलिसकर्मी से हुआ और पुलिसकर्मी ने महिला को मदद करने का आश्वासन दिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इस बीच पुलिसकर्मी का तबादला अलग अलग जिलों में होता रहा तो पीड़ित महिला भी पुलिसकर्मी के साथ अलग अलग जिलों में रहती रही। फिलहाल महिला ने कार्रवाई की मांग की है। हमारे पास कल एक लेडी दरखास्त लेके आई जिस पर आपने मदद कर दिया, उसके बयान करवा दिए मेडिकल। उधर यूपी के रामपुर में फेसबुक पर एक शादीशुदा युवक और असम के रहने वाली एक युवती के बीच में प्यार परवान चढ़ा और युवती अपने प्रेमी की असल जिंदगी से अनजान थी और वो उसके झांसे में आकर उसके बच्चे की मां भी बन गई और प्रेमी उसको दगा देने के बाद चंडीगढ़ से रामपुर चला आया। वही युवती उसकी तलाश करती हुई पुलिस की मदद से उसके घर जा पहुंची, जहां पर वो प्रेमी और उसकी पत्नी के साथ ही बच्चों को देखकर हैरान हो गई। फिलहाल पीड़िता ने मदद की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला बेसिकली इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। लड़का चंडीगढ़ में नौकरी करता था, जहाँ इसकी सोशल मीडिया के जरिए इस आसाम की महिला से दोस्ती हुई। उसने महिला को चंडीगढ़ बुलाया। चंडीगढ़ में ये महिला उस लड़के के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। लड़का शादी का झांसा देता रहा और इसी बीच वो रामपुर आ गया। महिला आसाम चली आई, बच्चे की डिलीवरी हुई, वो परेशान हुई। वो रामपुर किसी तरह ढूंढते ढूंढते रामपुर स्टेशन। हरियाणा के रेवाड़ी के बावल थाना पुलिस ने युवक की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बावल थाना प्रबंधक विजेंद्र सिंह ने बताया कि 10 जून को गश्त के दौरान साबन चौक के पास एक युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त राकेश के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या करने वाले आरोपियों का पता लगाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो साबण पुल के ऊपर जो मर्डर हुआ था उसके मामले में क्या कुछ बताना चाहोगे आप, क्या खुलासा हुआ? 9/10/2021 की रात को साबण पुल के पास मर्डर हुआ था, जिसका खुलासा हो चुका है। जो उन्हीं के गांव के डेरवाल गांव के एक तो आनंद व दूसरा विजय नाम का लड़का इसमें संलिप्त है। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल खबरें लगातार जारी रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरियाणा से है, जहां फरीदाबाद में 42 वर्षीय व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है।
बता दें कि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस जांच के मुताबिक मृतक का नाम जीतू पुत्र धर्मवीर है, जो गांव चंदावली का रहने वाला है। मौके वारदात पर पुलिस को शराब की बोतलें और खाली गिलास भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जांच में जुटी हुई है और तमाम साक्ष्य और ब्लड के सैंपल एकत्रित कर रही है। पुलिस ने मौका वारदात के हालात देख इसे हत्या करार दिया है। वीर है, गांव चंदावली का है, उम्र लगभग 42 साल की जी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते, टीम लगी हुई है जी। उनको सभी को यूपी के फिरोजाबाद में एक बड़ा हादसा तब घटा जब दो युवक रास्ता पूछते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गए और रेलवे लाइन पर सेल्फियां खींचने का दौर शुरू कर दिया। उसी दौरान अचानक ट्रेन आ गई, जिससे कटकर दोनों युवकों की मौत हो गई और मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे। उधर बालाघाट में कांग्रेस, झुग्गी झोपड़ी और जिला सेवा दल ने बिजली बिल की होली जलाई और विरोध जताया। इस दौरान शहर के काली पुतली चौक में एकत्रित होकर विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि कोविड संक्रमण के चलते 2 महीनों तक पूरी तरह से लोगों के कामकाज ठप रहे। बावजूद इन 2 माह में 4 से 6 हजार रुपए का बिजली बिल गरीबों को थमाया गया, जबकि वह इतनी बिजली जलाते ही नहीं। इसके अलावा उनके पास कोई कामकाज भी नहीं है। ऐसे में सरकार को बिजली बिल माफ करने चाहिए थे, लेकिन यहां सरकार बिजली बिल माफ न करते हुए उपभोक्ताओं से जमकर अधिक वसूली कर रही है और जिसके विरोध में यह बिजली बिल की प्रति को जलाकर विरोध जताया गया है और बिल माफ करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही जिनके बिल अधिक बढ़कर आए हैं उसकी जांच की जाए। मालूम है कि विगत 9 अप्रैल से विगत लगभग 15 जून तक लॉकडाउन की स्थिति संपूर्ण मध्य प्रदेश में रही है, जिसके कारण छोटे व्यापारी हो या छोटे दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो या आम व्यक्ति हो, इनके पूर्ण रूप से धंधे चौपट रहे। पर अभी हमें देखने मिल रहा है कि उनके जो बिजली बिल आ रहे, किसी के 4000, किसी के 5000, 6000, और उनके द्वारा उतनी बिजली की खपत नहीं की गई है। तो आज जो हमारा जो बिजली बिल जलाने का उद्देश्य था, मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि 2 महीने का बिजली बिल जो लॉकडाउन के समय का है उसे पूर्ण रूपेण माफ करे और जो बढ़ के बिल आ रहे उसमें जांच करवाकर संबंधित विभाग को। मध्य प्रदेश के भिंड में एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर गोरमी थाना प्रभारी मनोज राजपूत ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मध्य रात्रि को 8 आरोपियों में से 7 आरोपी अमेरिका फायदा उठाकर फरार हो गए और वहीं इनके साथ एक आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 24 पेटी अवैध शराब और 50 लीटर ओपी और एक वैगनार जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट 34/2 के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संजय परमार के घर पर कुछ लोग मिलकर के, इसमें 7-8 लोग नाम भी थे, सतीश, गोविंद, विष्णु भदौरिया, शैतान भदौरिया, मुकेश भदौरिया, विकास भदौरिया, गिरिराज भदौरिया और सुदेश भदौरिया, ये 8 लोग मिलकर के वहाँ पे अवैध शराब का बनाते हैं और फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं तथा एक गाड़ी में वैगनार गाड़ी है, उसमें ये उसको फील्ड में सप्लाई कर रहे हैं पेटियाँ बना करके। तो मुखबिर की सूचना से पूरे हमराई फोर्स को अवगत करा करके हम लोग सब। लॉकडाउन के दौरान बाजार में मंदी आने से कपड़ा व्यापारियों ने अफीम की तस्करी का काम शुरू कर दिया। दरअसल हरियाणा के फतेहाबाद पुलिस ने राजस्थान के झालावाड़ निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार कर 415 ग्राम अफीम और 90,000 रुपए की नकदी बरामद की है। बता दें कि आरोपियों ने पंजाब में अफीम बेचकर 90,000 की राशि कमाई थी। गौरतलब है कि फतेहाबाद के टोहाना पुलिस ने नाकेबंदी कर राजस्थान से झालावाड़ निवासी दीपक और अनिल को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि झालावाड़ में कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया है। एएसआई जो है रोहतास के नेतृत्व में पेट्रोलिंग पे और इलाके में थी चंडीगढ़ रोड पे, तो उन्होंने जो है वो वहाँ नाकाबंदी की हुई थी। मैक्स हॉस्पिटल है जो एक हॉस्पिटल चंडीगढ़ रोड पे बंद पड़ा हुआ है, उसके सामने तो मुनक की तरफ से 2 लड़के नौजवान जो है वो एक कार जो स्विफ्ट थी उसमें आए, जिनको संदेह हुआ
और संदेह होने पर रोककर नियमानुसार हरियाणा की चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों के द्वारा स्पेशल नाके लगाकर गश्त और चेकिंग की गई ताकि जिला दादरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या न हो और आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया जा सके। पुलिस दृश्यता दिवस के तहत कार्रवाई करते हुए जिला चरखी दादरी पुलिस के सभी थाना प्रबंधक और सभी चौकी इंचार्जों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू किए गए। इस अभियान में राइडर, पीसीआर और पैदल गश्त के दौर भी गश्त पड़ताल की जा रही है। जिला दादरी क्षेत्र में बस स्टैंड, आसपास के क्षेत्र में बाजारों में और अन्य स्थानों पर चेकिंग के साथ साथ खुफिया नजर रखी गई तथा सड़क पर नाका लगाकर चेकिंग की गई ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। पुलिस दृश्यता अभियान और दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन 80 से 90% पुलिस फोर्स फील्ड में रहेगी और लोगों के बीच में जागरूकता, उनके बीच में वो जो कहते हैं कि सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, जो गरीब तबके हैं, डाउन ट्रोडन पीपल हैं, उनके बीच में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं, जिसमें हमारी तमाम SHOs, चौकी इंचार्ज, राइडर। और खबर यूपी के गोंडा से है, जहां एक बार फिर खाकी वर्दी की फजीहत हुई है और महिलाओं ने हंगामे के बाद खाकी वर्दी को बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल पूरा मामला मोतीगंज थाना क्षेत्र के छजुआ बाजार का है, जहां पर डीजे बजाने वाले एक युवक को बिना किसी तैयारी और बिना किसी कारण के पकड़ने गई पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। बाइक से पहुंची पुलिस जब युवक को अपने साथ ले जाने लगी तो महिलाओं ने घेर लिया और गिरफ्तारी का कारण पूछने लगी। काफी देर तक चले हंगामे, कहासुनी और धक्का मुक्की के बाद भी जब पुलिस युवक को अपने साथ ले जाने का कारण नहीं बता पाई तो महिलाओं और आसपास के लोगों ने हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया। इस हंगामे और अपने ऊपर उठ रहे सवाल से पुलिस के पसीने छूट गए और पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। जनपद गोंडा में ऑपरेशन सत्यापन के तहत कार्रवाई चल रही है, जिस कार्रवाई के तहत ऐसे अपराधी जो कि बाहर अपराध करते हैं तथा उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके सत्यापन और दोषिया बनाने की कार्रवाई चल रही थी। इसी कार्रवाई के तहत थाना मोतीगंज पुलिस कल खजवा गांव गई थी, जहां पर एक सलीम नाम का अपराधी है जो कि 2 जनपदों। दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में कल 20 जून को पानी की आपूर्ति बाधित होने की जानकारी दी है। दरअसल यमुना नदी में अमोनिया प्रदूषण और शैवाल बढ़ने से पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। बोर्ड ने यमुना नदी में मौजूद स्थिति की देखते हुए वजीराबाद, चंद्रावाल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी के प्रोडक्शन में कमी करने का फैसला लिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रेस नोट में आगे कहा है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वो पानी की उचित इस्तेमाल करें। बोर्ड के मुताबिक हालांकि लोगों को पानी के टैंकर द्वारा पानी मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं। जो जमुना है इसमें गंदा नाले के पानी मिला रहे हैं, सब कुछ मिला रहे हैं। जमुना गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है और इसको साफ रखने के लिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। बस ठीक है। यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमगरपुर गांव में उस वक्त सनसनी मच गई जब चकबंदी का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर धावा बोलकर पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने हमले से इंस्पेक्टर हरचंदपुर और अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए अन्य थानों की फोर्स, SDM सदर और CO महाराजगंज मौके पर पहुंचे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर रंजन बाबू। सर अभी तक कितने घायल आ चुके हैं, क्या सूचना मिली है? अभी तक जैसे 4 घायल आए हैं, उनका इलाज हो गया है, उनको इंजेक्शन और दवाएं वगैरह ड्रेसिंग वगैरह कर दी गई। तो सर क्या मामला हुआ था, किस मामले को लेकर के आए लोग आए हुए थे? ये मामले के बारे में तो हमें कुछ नहीं ज़्यादा पता, जैसा वो लोग बात कर रहे थे कि गाँव वालों ने कोई चकबंदी। दिल्ली पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अलग अलग परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पहले से ही कई तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन कर खुद को दिल्ली पुलिस तैयार कर लेती है और आज भी दिल्ली पुलिस मुख्यालय सहित 3 स्थानों पर पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। स्पेशल सेल के ज्वाइंट CP ने बताया कि हमने यहां पर बंधक ऑपरेशन ड्रिल किया है और लोकल पुलिस, स्पेशल सेल, NSG, SWAT और एंटी टेरर ऑपरेशन करने वाली टीमों ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया है। एक बिल्डिंग है
यहाँ पर एक हॉस्टेज सिचुएशन हमने सिमुलेट किया था, जिसमें हमारी जो लोकल पुलिस है और स्पेशल सेल स्वॉट और एनएसजी और जितनी भी एजेंसीज हैं जो एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए काम करती हैं, उसमें वो सभी एजेंसीज यहाँ पे पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ का ऑपरेशन कंप्लीट किया है। इसके अलावा अभी 2 जगह और हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, वो एक एम्बियंस वसंत कुंज मॉल में और एक सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन में। थैंक यू। सर मैं ये भी दिल्ली के संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां इस्तेमाल की हुई पीपीई किट सड़क पर मिली, जहां कैमरे में कैद हो गई हैं। पीपीई किट के खुले में पड़े होने के संक्रमण के खतरे की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये मामला संभल सदर स्थित निजी हॉस्पिटल का है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को अभी से ही संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के उच्च आला अधिकारियों की बैठक की और बैठक में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के प्रति अभी से हम सबको सजग रहते हुए तैयारियों में जुट जाना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों का उच्चीकरण, लैब अपग्रेडेशन की रिपोर्ट लेते हुए अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करें। क्या कमियां बनी, क्या व्यवस्था दी? देखिए, सरकार के पास पर्याप्त बिजली है, फीडर तक सभी जितना रोस्टर है उसके अनुसार बिजली आ रही है। मैंने अभी परीक्षण किया, यहाँ जो इनकमिंग फीडर है वहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है। आगे जो हमारे एग्रीकल्चर के फीडर है और जो ग्रामीण फीडर हैं उन पर भी 18 घंटे और अपने जो कृषि फीडर है उस पर 10 घंटे रहे बिजली, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये भी शिकायत मेरी थोड़ी बहुत ट्रिपिंग होती है, कहीं आधे घंटे की कटौती होती है, वो भी ना हो, रोस्टर के अनुसार लोगों को बिजली मिले। इसलिए मैंने जाने माने फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लोगों से कोविड-19 का टीका लगवाने की अपील की है। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लोगों को जागरूक करने की अपील की थी और जिसके बाद आज फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना एक वीडियो जारी कर वैक्सीन लगवाने की अपील लोगों से की है। तो मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपका भाई और आपका दोस्त। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में हमने अपने आसपास के दोस्तों को, अपने परिजनों को खोया। कोरोना का संकट अभी कम हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। इसलिए मास्क पहने रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और हाथ धोते रहें। मेरी खासतौर से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के लोगों से अपील है कि वो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका जरूर लगवाएं और ये टीका सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ये काम कर रही है। ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और कोरोना से बचने के लिए पूर्णतः सक्षम है, तो टीका जरूर लगवाएं। धन्यवाद। भारत में अब तक कोरोना के 38 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है, लेकिन इसमें से केवल 28,000 की ही जीनोम सीक्वेंसिंग को पाई गई है और इस आधार पर अब तक देश में कोरोना के 120 से ज्यादा वेरिएंट मिल चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें से 8 बेहद खतरनाक हैं, जबकि 14 की अभी जांच जारी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 8 बेहद खतरनाक वेरिएंट को बीटा, अल्फा, गामा, ईटा, कापा, डेल्टा प्लस और लोटा नाम दिया है। इनमें से कुछ के मामले ज्यादा हैं तो कुछ के कम हैं। सीक्वेंसिंग के जरिए ही वायरस के बदलते स्वरूपों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस काम के लिए हर राज्य में 5% सैंपल की जांच जरूरी है, लेकिन फिलहाल 3% तक भी जांच नहीं हो पाई है। बीते 2 महीनों में इन वेरिएंट्स में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के 76% और कापा के 8% मामले मिले हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पुलिस ने सेना के एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किया गया शख्स खुद को आर्मी का कैप्टन बताता था। अब वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसका पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आया है। हैरान की बात तो यह है कि नकली आर्मी अधिकारी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के हनी ट्रैप में भी फंस गया। आरोपी की पहचान दिल्ली के ही मोहन गार्डन के रहने वाले 40 साल के दिलीप कुमार के रूप में की गई है। वह एक स्कूल में गार्ड की नौकरी करता था। पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को लुभाने के लिए वह खुद को आर्मी कैप्टन शेखर बताता था। गिरफ्तारी के समय वह किसी लड़की के साथ ग्रेटर कैलाश में डेट पर जाने वाला था। को आर्मी ड्रेस में पाया गया और पकड़ा गया।
पूछताछ में पता चला कि वो एक फेक आर्मी ऑफिसर बनता है, उसके पास एक फेक आईडी कार्ड भी, आर्मी का आईडी कार्ड भी मिला है और वो इस तरह कई सारे महिलाओं से फेक आर्मी ऑफिसर बन के बातचीत कर रहा है। कुछ इंटरनेशनल नंबर्स से भी उसका। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेपाल में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ के कारण कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मध्य नेपाल में बादल फटने की आशंका के चलते पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया और इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने मुख्य बाजार चौक से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक स्थानीय स्कूल में शरण ली है। वहीं सिंधुपाल चौक में अचानक आई बाढ़ में कई लोगों के बहने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 भारतीय समेत इसमें 23 लोग लापता हो गए हैं। इसमें चीनी लोग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मध्य नेपाल में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुवार की सुबह सिंधुपाल चौक में अचानक बादल फट गया, जिसमें 26 लोग लापता हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलंची नदी के किनारे स्थित गांवों में करीब 300 झोपड़ियां बह गई हैं। वहीं लामजुंग जिले में भी कई घर पानी में बह गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में सड़कें पानी से डूब चुकी हैं और इस बीच मौसम विभाग ने यूपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है और इससे नदियों का जलस्तर और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। उधर मुरादाबाद जनपद में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते रेलवे ट्रैक में पानी जमा हो गया है। आज रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रेलवे ट्रैक से पानी हटाने का काम किया। कौन सी ट्रैक है ये ओसी साइड है। कितना पानी भर गया? ट्रैक डूब गया। ट्रैक डूब गया तो पानी निकाल जाए आप। पानी निकाल
क्या मानते हैं कि बारिश और तेज होगी और भरेगा पानी? पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल है और इसी बीच हरिद्वार के बाद अब बिजनौर बैराज से भी पानी छोड़ने की सूचना है। खबर है कि बिजनौर बैराज से शनिवार को 1,34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। संभावना है कि रविवार सुबह गढ़ क्षेत्र में यह पानी पहुंच जाएगा और जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी किया है। शनिवार को हापुड़ में अधिकारियों ने ब्रिजघाट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बताया गया कि यहां गंगा दशहरा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मंडावर पुलिस एवं यहाँ की फ्लड पीएससी ने 5 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है गंगा नदी के तट से। गंगा नदी का जो मेंडर्स है, जो सब्जी उगाने वाला क्षेत्र है, 5 व्यक्ति वहाँ का जो अपलैंड है उस पर रुके हुए थे। अचानक पानी बढ़ा, हरिद्वार से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। रात में ही उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया। सीने तक पानी पहुंच गया था। यह भी ज्ञात हुआ है कि 3 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जो दोपहर बाद शाम तक उसका असर आ जाएगा। गांव में अलर्टनेस पुलिस प्रशासन द्वारा, लेखपाल द्वारा। यूपी के सिद्धार्थ नगर में नहर के निर्माण के लिए अधिकृत की गई भूमि में जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किया गया। दरअसल खजनही के गांव में गाटा संख्या 344 की जमीन को सड़क की जमीन दिखाकर लगभग 77,46,000 रुपए का भुगतान करा दिया गया और पैसे का बंदरबाज कर लिया गया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए जब जांच उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ से कार्रवाई की तो पता चला कि जमीनों पर 81,41,800 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। देखिए, पहले ही शिकायत हुई थी कि जो मुआवजा है उससे ज़्यादा मुआवजा दिखा के, रोड दिखा के काश्तकार ने मुआवजा पाया था, जिसमें नहर विभाग के लोग भी इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए पहले लिख दिया था। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। अभी ये संज्ञान में आया है कि किसान द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो पैसा जो हमको दिया गया था उसमें कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी हमें दिया है, तो इस पर हम। उधर यूपी के झांसी में देर रात्रि कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि असलाहों के बल पर 3 लोगों की न सिर्फ जमकर पिटाई की गई बल्कि उनकी 4 पहिया गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया और एसपी सिटी ने तत्काल पीड़ित की ओर से मुकदमा दर्ज करने के निर्देश कोतवाली पुलिस को दे दिए हैं। 21 को समय लगभग 21:30 बजे अमित साहू की अंग्रेजी शराब की दुकान पर अमित, सौरभ साहू, आकाश ठाकुर एवं राजा द्वारा अभिषेक यादव, गौरव एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट की गई एवं उनके गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है। प्रकरण में उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया एवं विधि सम्मत कार्रवाई निर्देशित किए गए हैं। घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कर अभियोग। ओडिशा के नयागढ़ जिले के खंडपड़ा में कोविड केयर सेंटर में 100 साल की एक वृद्ध महिला ने कोरोना को हराया। जिला कलेक्टर ने बताया कि यहां कोरोना से संक्रमित एक वृद्ध महिला भर्ती हुई थी। डॉक्टरों ने उसकी देखभाल की। सुमित कोरोना से जीत गई हैं और ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। हमारे डिस्ट्रिक्ट नयागढ़ जिले में हमारा एक खंडपड़ा स्थित एक डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर है, जहां पर हमारा 125 बेड हॉस्पिटल है और वो एंटायर हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जा रहा है। उसमें हमारी सुमति नायक बल्कि एक वृद्ध हमने एडमिट किया था, वो कोविड पॉजिटिव टेस्टेड हुई थी। उनको यहाँ ला के हमें पूरा हमारे जितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाइकराय और उनकी टीम वहाँ हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से उन्हें फॉलो किया। एंड बहुत खुशी की बात है कि हम सुमति नायक जो कि 100 साल की हैं, उन्हें हम इस कोविड बीमारी से बाहर निकाल पाए और ये एक बहुत मोटिवेट करता है, ना ही हमारे मेडिकल टीम को बट बहुत लोगों को जो कि कोविड पॉजिटिव होते हैं और हताश हो जाते हैं और ये डिमोटिवेट होकर उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। और एक फोर्टिस हेल्थ केयर ने कोरोना वैक्सीन ले चुके स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एक स्टडी की है, जिसमें सामने आया है कि इन तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों में से केवल 0.05 कर्मचारी कोविड संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वैक्सीन ले चुके जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन के बाद कोरोना संक्रमण हुआ, उनमें से ज्यादातर घर पर ही ठीक हो गए हैं।
वहीं करीब 7 को मॉडरेट लक्षण थे और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी, जबकि केवल 1 लोगों में गंभीर लक्षण देखे गए और उन्हें आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। ये स्टडी जनवरी से लेकर मई के बीच फोर्टिस अस्पताल के करीब 16,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर की गई है। ये वही दौर था जब भारत कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर से भी जूझ रहा था और भारत में रोजाना 3 से 4 लाख केस दर्ज हो रहे थे। तो वैक्सीनेशन को लेकर के स्वास्थ्य कर्मियों पर ये विशेष सर्वे किया गया है और आपको बता दें कि ये फोर्टिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने ये सर्वे करवाया है। वैक्सीन लेने के बाद डॉक्टरों पर ये सर्वे किया गया है कि जिस तरीके से लगातार जो बातें सामने आ रही थी कि वैक्सीनेट होने के बावजूद डॉक्टरों में कोविड के लक्षण पाए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में उन पर कोविड वैक्सीन का असर नहीं हो रहा, ऐसी खबरें आई थी सामने। उसको लेकर के फोर्टिस हॉस्पिटल ने ये एक सर्वे कराया और सर्वे उस दौरान किया गया जब भारत में आए दिन यानी प्रतिदिन 3 से 4 लाख केस दर्ज किए जा रहे थे। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे थे। जब उस दौरान ये सर्वे कराया गया और उसमें पाया गया कि 0.05% डॉक्टर्स को ये पोजीशन पर आना पड़ा कि कोविड की दोनों डोज की वैक्सीन लेने के बाद उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं काफी तादाद में, जिनको कि घर में ही आइसोलेट होने के बाद उन पर कोरोना समाप्त हो गया, कोरोना से वो जंग जीत गए और एक ही ऐसा पेशेंट मिला जिसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और लगातार जो खबरें आ रही थी उसको लेकर के ये स्टडी की गई फोर्टिस हॉस्पिटल के द्वारा, जिसमें ये जानकारी अब साझा की गई है। तो वैक्सीन लेने के बाद जो जानकारी साझा की गई है, वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों पर यह सर्वे कराया गया है और वैक्सीन लेने के बाद कम लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिखे हैं, ये इस सर्वे में रिपोर्ट में साबित हुआ है। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक